तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बात रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। या पहले हम लोग बात करते हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव नेचर की बात करें तो एक मैक्सवेल साहब ने इसके बारे में बतलाया था। कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वह स्थिर है, तो अपने चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ जाए, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करने लगे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तो या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लगता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, स्थिर है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन अगर मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में भी किए हैं। क्लियर? लेकिन यही अगर एक्सेलरेटेड स्पीड से मूव करने लगे, मूव विथ एक्सेलरेटेड स्पीड से अगर मूव करने लगे, तो यह एनर्जी रेडिएट करने लगता है, एनर्जी निकालने लगता है। किस फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जिसको एक शब्द में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, इसी की चर्चा इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। क्लियर? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोर्टेड यहाँ से, इसका एक हम एक्सिस लेते हैं, तो अगर एक्सेलरेटेड स्पीड से अगर मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक वेव निकालेगा इस टाइप से। इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, जो मन करे सो मन नाम दे सकते हैं। तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वेव दोनों में से अगर कोई एक वेव इस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से प्रोपागेट कर रहा है, तो दूसरा वेव जो होगा इस टाइप से प्रोपागेट करेगा। मतलब एक ऐसे ऐसे, तो दूसरा ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हुए प्रोपागेट करते हैं। क्लियर? तो कहता है कि तो अब ये वाला फिगर तो हमको बना दिए हैं, ये वाला फिगर तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग समझिएगा, इसके ऊपर ही हम बना देते हैं एक फिगर, या इलेक्ट्रिक वेव के लिए हम बना दिए। लेकिन समझा जाएगा कि एक वेव इस टाइप से चल रहा है, तो दूसरा इस टाइप से चल रहा है। क्लियर? तो कहता है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी मूव विथ accelerated speed, it radiate electric wave and magnetic wave, both known as electromagnetic wave।
और दोनों को एक साथ बोलना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। क्लियर? कहता है कि बोथ आर मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, बोथ आर perpendicular bisect to each other, perpendicular bisect to each other, दोनों एक दूसरे को perpendicular bisect करते हैं। they also perpendicular bisect, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट लिखते हैं, इंटरसेक्ट, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा दो इक्वल भाग में बंटना, तो दो इक्वल भाग में थोड़े बढ़ता है, काटते हुए आगे बढ़ता है। दे आल्सो इंटरसेक्ट द एक्सिस on which they propagate। कहता है कि ये जो वेव है उस एक्सिस को भी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस एक्सिस पे या प्रोपागेट करते हैं, मतलब जिस एक्सिस पे, ब्लू वाला को हमने एक्सिस लिया है, जिस एक्सिस को भी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन। कहता है कि इनको प्रोपागेट करने के लिए, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मीडियम के ही ये प्रोपागेट करते हैं, बिना मीडियम के ही चलते हैं। ठीक है? तो अब चीज एक हम लोग का साउंड वेव है, तो साउंड वेव के बारे में आप लोग जानते हो कि साउंड वेव को प्रोपागेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको तो मीडियम नहीं चाहिए। तो इनको मीडियम नहीं चाहिए तो इनको हम 100% वेव नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे कहीं ना कहीं इसमें पार्टिकल का भी नेचर है, क्योंकि आप जानते हो कि पार्टिकल ही वो चीज है जिसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो यहाँ से क्लू मिला, फिर इस बातों को आगे और लोगों ने बढ़ाया। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो इस पे एक प्लैंक साहब का काम है, उसको हम लोग देखते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साइंटिस्ट हुए प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक साहब का काम है, बहुत बढ़िया काम है। इन्होंने क्या किया, एक आयरन रड लिया, और इस आयरन रड को इन्होंने हीट किया। तो जब ये हीट करना स्टार्ट किए तो पहले इसका कलर हल्का रेड हुआ, फिर डीप रेड हुआ, फिर और हीट करते गए तो रेड से कलर इसका ब्लू हो गया। तो आयरन रड का कलर रेड से ब्लू हो गया, इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो हुआ वह इंक्रीज कर गया, क्योंकि आप जानते हो कि वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होता है, तो सबसे ज्यादा रेड का होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू होता है। तो सी को अगर कांस्टेंट करके हटाते हो तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू होगा। क्लियर? ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में बातचीत किए हैं इस पे। तो एक चीज हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से देखा कि अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं
तो हीट करते हैं तो हीट करने से यानी कि एनर्जी देने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। यही बात प्लैंक साहब ने कहा कि ऑन राइजिंग एनर्जी फ्रीक्वेंसी राइज। अगर हम एनर्जी को बढ़ाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी कि रिलेशन आया कि ई प्रोपोर्शनल न्यू, ई प्रोपोर्शनल न्यू, यानी कि इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर? तो ई प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, तो एच एक कांस्टेंट देते हैं न्यू, एच को क्या कहेंगे, तो एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको कहते हैं। क्लियर? तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू। तो एक सेकेंड अलार्म बजने लगा, ई इक्वल टू तो ई इक्वल टू एच इक्वल टू ई बाई न्यू। तो ई का एनर्जी क्या होगा, जूल, और न्यू क्या होगा पर सेकंड, तो पर सेकंड पर जाएगा तो क्या होगा, जूल पर सेकंड, इसका यूनिट हो गया एच का, याद रखा जाएगा। और एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एक चीज को याद रखा जाएगा। क्लियर? और यहां से एक टर्म निकल कर आया, एक कंसेप्ट निकल कर आया। वो कंसेप्ट क्या हुआ भाई, तो कंसेप्ट यहाँ पे ये निकल कर आया कि E इक्वल टू एच न्यू। अब इस बात को समझा जाए तो एच का एक वैल्यू होगा कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 6.626 10⁻⁻34 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी वैल्यू आएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक खास वैल्यू होगा। तो यहां से हमको यह पता लग गया कि एनर्जी का एक खास वैल्यू होता है, कोई कंटिन्यू वैल्यू नहीं होता है, कोई उसका रेगुलर वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से ये बात हमको पता लगा कि एनर्जी का एक खास वैल्यू होता है। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज सब पे चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, यानी कि एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी कि एनर्जी का भी है वो स्मॉल 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 एक पॉकेट है, स्मॉल स्मॉल एक फॉर्म है। क्लियर? इसी पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। जैसे कि थोड़ा सा बदला देते हैं आपको, जैसे कि कोई अगर एक गर्म कप में अगर आप चाय रखे हो, तो यहाँ से चाय का होता है कुछ देर के बाद ठंडा होने लगता है। तो चाय जो ठंडा होगा तो यहाँ से जो हीट जो निकलेगा वो स्मॉल पॉकेट के रूप में निकलेगा, स्मॉल पॉकेट के रूप में, कंटिन्यूअस वह नहीं निकलता है, वह डिसकंटिन्यूअस निकलता है। इस बात को हम कैसे कहेंगे कि वह डिसकंटिन्यूअसली हीट लूज होगा, तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि एनर्जी का क्या हुआ, एक खास वैल्यू आ रहा है ना, एक खास वैल्यू आ रहा है, यानी कि खास फॉर्म में ही, एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही हीट क्या होगा, रिलीज होगा। और यही जो खास वैल्यू होता है, पर्टिकुलर वैल्यू होता है, इस वैल्यू को हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। इसको मिटाते हैं। टर्म है क्वांटा। तो खास वैल्यू हुआ तो क्वांटा का डेफिनेशन क्या होगा, ए स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के स्मॉल पॉकेट को क्वांटा कहते हैं। एक न्यू टर्म आता है इसमें से, फोटोन।
तो फोटोन आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि फोटोन क्या है। तो फोटोन कहते हैं कि स्मॉल पॉकेट ऑफ लाइट एनर्जी। तो खास एक लाइट एनर्जी के स्मॉल पॉकेट को हम फोटोन कहते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑल फोटोन्स आर क्वांटा, but all quanta are not photon, are not photon. All photons are quanta, but all quanta are not photon. क्लियर? इस पे हम लोग बात, यही था आज का टॉपिक। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी से, और हम एक न्यूमेरिकल बनाते के लिए थोड़े छोटे छोटे से कुछ टर्म्स आएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। कहते हैं कि कुछ पिकोमीटर में वैल्यू दिया होगा, तो कहते हैं कि एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर nm जो होता है और 10⁻⁻9 मीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्लियर? तो एक चीज को याद रखा जाएगा, न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो इसमें ये सारे टॉपिक जो है वे आएंगे, इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? इसको याद रखा जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 आप लोग क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। इसमें आइसोटोप्स अगर पूछ रहा है तो आप लोग कर सकते हो। 5th नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि येलो लाइट इमिटेड ए सोडियम लैंप है, द वेवलेंथ इसका दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, कितना दे दिया 580 नैनोमीटर दे दिया। क्लियर? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट, वेव नंबर यानी कि न्यू बार पूछ दिया। क्लियर? तो याद कीजिए फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं कि C इक्वल टू लेमडा न्यू पढ़े हैं। क्लियर? और न्यू बार इक्वल टू पढ़े हैं 1/λ। क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा कि न्यू अगर आपको निकालना हो तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ हो जाएगा ना यहीं से। तो C का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू 580 जो दिया हुआ है वो नैनोमीटर में दिया है, 10⁻⁻9 मीटर कर लेंगे, मीटर से मीटर कट के। अब 3 × 10⁸, इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻9 हो जाएगा बाई 580, बचा क्या पर सेकेंड, बन गया। सेकंड कह रहा है कि न्यू बार इक्वल टू, तो न्यू बार इक्वल टू क्या जानते हो 1/λ, 1 बाई कितना हो जाएगा 580 गुने 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि इसको ऊपर लेकर जाओ तो 10⁻9/580, 580 अब मीटर को नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा मीटर हो गया। बन गया क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन विच, एनर्जी आपको निकालना है, एनर्जी आपको निकालना है। गिवन क्या है, करस्पॉन्डिंग लाइट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 Hz, यानी कि न्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 Hz। और सेकंड कह रहा है कि वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दे दिया 0.50 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का रिलेशन आप लोग पढ़े हो कि E इक्वल टू एच न्यू, क्लियर। तो E इक्वल टू एच न्यू पढ़े हो, तो एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। एच का वैल्यू और न्यू का वैल्यू दे दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 15। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एच जेड ही पर सेकंड होता है, एच जेड ही पर सेकंड होता है, तो पर सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सेकंड कट गया, यानी कि आंसर क्या होगा, तो 6 इंटू 626 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -20 10 टू द पावर 15, इतना बचा क्या, जूल। दिस इज योर आंसर, क्लियर। फिर यहाँ से अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन उठाते हैं तो लैम्डा दिया है, तो इसका टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। एच का वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, बाई लैम्डा का वैल्यू 0.50 एंगस्ट्रॉन में दिया है, 10 टू द पावर -10 मीटर कर लेंगे, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से पर सेकंड कट गया, क्लियर। अब जो है बचा क्या, जूल, इतना जूल आंसर हो गया। तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट व्हिच टाइम पीरियड दे दिया, टी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकंड टाइम दे दिया, और क्या क्या पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर पूछ दिया, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि न्यू इक्वल टू 1/t, पढ़े वक्त, तो न्यू इक्वल टू निकाल सकते हो 1/t करके, यानी कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकंड, तो भाग दोगे तो कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकंड हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया आपका। लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा पढ़े हो कि सी बाई न्यू होता है, तो सी का वैल्यू आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू का वैल्यू निकल कर आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया, और एक कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, -2 मीटर हो गया। और न्यू बार इक्वल टू क्या जानते हो, 1/λ, ठीक है। तो 1/λ का वैल्यू क्या आया, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर है, क्लियर। तो -10 के पावर -2 है, ऊपर लेकर जाओगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा ना, तो 100/6,
अब मीटर को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा, पर मीटर। 66 96 6 36 यानी कितना पर मीटर। दिस इज योर आंसर। ये भी क्वेश्चन बन गया। क्लियर। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ दे दिया यानी कि 4000 पिकोमीटर दे दिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द वेवलेंथ व्हिच इज प्रोवाइडेड। एनर्जी दे दिया 1 जूल और नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए कहा दिया। क्लियर। तो ध्यान दिया जाएगा कि ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है एक फोटोन का दिया हुआ है ना, तो एनर्जी भी निकलेगा, किसका निकलेगा, एक फोटोन का निकलेगा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी निकालना है एक फोटोन का, तो इसका टू क्या होता है hc/λ। एच का वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। सी का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और एच का वैल्यू दे दिया 4000 पिकोमीटर है, 10 to the power -12 मीटर। क्लियर। मीटर से मीटर पर सेकंड से सेकंड। तो ये जो आया एनर्जी क्या है, एक फोटोन का एनर्जी है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमको निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन्स के लिए आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज का संख्या निकालना हो तो टोटल को हम 1 से डिवाइड करते हैं, टोटल बाय 1 संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी क्या दिया है 1 जूल। एक फोटोन का एनर्जी कितना है हमारा, तो 6 into 6 to 6 into 10 to the power -34 into 3 into 8 into 3 into 10 to the power 8 10 to the power 8। क्लियर। डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर क्या कर देगा, नोमिनेटर कर देगा, यानी कि 4000 गुने 10 के ऊपर क्या हो जाएगा -12। ये भी जूल है, ऊपर क्या सर ये जूल है, तो जूल जूल कट गया ना, नंबर आएगा तो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, यानी कि 4000 into 10 to the power -12। अब बाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6.626 into 3 into 10 to the power 34 में से 8 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 26 होगा, -26 होगा, 26 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +26 हो जाएगा। क्लियर। करके कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। तो इसके बाद वाले टॉपिक में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।